हेलो हेलो हेलो, कैसी है जनता। मेरा नाम है अजय। करते हैं आज के सेशन की शुरुआत। और जैसा कि आपको पता है कि प्रीवियस क्लास मैंने आपसे कहा था कि चलो डिस्कशन करते हैं मीटर ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज एंड पोटेंशियोमीटर का। लेकिन मीटर ब्रिज एंड व्हीटस्टोन ब्रिज और कुछ क्वेश्चंस में हमारा काफी सारा समय लग गया था और मैं लेक्चर को ज्यादा स्ट्रेच नहीं करना चाहता था। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट जो कि मुझे आपसे डिस्कस करना है, दैट इज पोटेंशियोमीटर। तो आज का कंप्लीट डिस्कशन रहेगा अबाउट पोटेंशियोमीटर। हमारे दिमाग में ये बात तय होनी चाहिए कि हम ये टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं, रीजन क्या है। सबसे पहले फिजिक्स का मतलब है एक्यूरेसी। कि फिजिक्स मींस द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज विद ग्रेट एक्यूरेसी। मतलब यहां पे हम फिजिक्स में बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करना सीखते हैं और उसकी एक्यूरेसी का भी ध्यान में रखते हैं। तो पोटेंशियोमीटर बनाने की वजह यही थी। वैसे ये एक ऑप्टिमाइज्ड डिवाइस नहीं है ना, फिर भी इसका यूज करते हैं। आपको पता है कि वोल्टेज एंड करंट को मेजर करने के लिए हम जनरली वोल्टमीटर एंड एमीटर का यूज करते थे। फिर उसके बाद कहीं ना कहीं एक वर्ड और सुनने को मिला, गैल्वेनोमीटर। तो कभी बहुत सारे स्टूडेंट ने पूछा कि सर गैल्वेनोमीटर बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, जबकि मेरे पास वोल्टमीटर एंड एमीटर था। तो मैंने कहा कहीं ना कहीं वहां पे सेंसिटिविटी और कहीं ना कहीं मुझे एक्यूरेसी की नीड है मेजरमेंट के टाइम पे। दैट्स व्हाई मैं डिफरेंट डिवाइसेस की तरफ जाता हूं एंड देन आपको फिर से सुनने को मिल रहा है पोटेंशियोमीटर। और पोटेंशियोमीटर के लिए भी मैं यही कहना चाहूंगा कि पोटेंशियोमीटर भी एक वोल्टेज मेजरिंग डिवाइस है जो कि आपको वोल्टेज मेजर करने में मदद करती है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने में मदद करती है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजरमेंट करने में मदद करती है। तो आप कहोगे सर ये फिर अलग क्या है इसमें, ये वोल्टमीटर एमीटर या गैल्वेनोमीटर से अलग है क्या, है ना। और अगर अलग नहीं है तो बनाया क्यों गया। तो 100% बच्चों कहीं ना कहीं ये अलग है। अलग इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक्यूरेट है। ये आपको जब मेजरमेंट करके देगा तो बहुत ज्यादा एक्यूरेट होगा। ये मेजरमेंट आपको आसानी समझ आ जाएंगे, बहुत आसानी समझ आएंगे, कोई मुश्किल बात नहीं है इसको समझना। ठीक है, तो शुरू करते हैं पोटेंशियोमीटर। तो ये स्लाइड्स मैं प्रीवियस डिस्कस कर चुका हूं, आपको याद भी होगा शायद, है ना। ये डिस्कशन मैंने कुछ आपको क्वेश्चंस दिए भी थे इसके अलावा पोटेंशियोमीटर। ठीक है, समझते हैं इसे। अगर पोटेंशियोमीटर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं लिखना चाहूं तो मैं पता क्या लिखूंगा कि ये एक पोटेंशियल डिफरेंस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी पोटेंशियल डिफरेंस या फिर ईएमएफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। यानी ये आपको, अगर मुझे ईएमएफ मेजर करना है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। वैसे अगर साधारणतया ये देखा जाए तो ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस कुछ अलग मीनिंग नहीं रखते हैं, दोनों का मीनिंग कहीं ना कहीं एक जैसा ही है। ठीक है, ये मैंने आपको बैटरी में बताया भी था। ठीक है, जैसे मुझे ईएमएफ मेजर करना है, ईएमएफ जनरली किसका मेजर किया जाएगा, सेल का, एक बैटरी का मेजर किया जाएगा। तो अगर मुझे सेल का ईएमएफ मेजर करना है, मान लेते हैं एक अननोन सेल है, उसका ईएमएफ मेजर करना है, मैं सिंपल सा क्या करूंगा, मैं यूज करूंगा पोटेंशियोमीटर का। मैं पोटेंशियल डिफरेंस, किसी सर्किट में दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना चाहता हूं, उस केस में भी मैं किसका यूज करूंगा, पोटेंशियोमीटर का। वैसे मैं अभी तक गैल्वेनोमीटर या फिर वोल्टमीटर की बातें करता था, लेकिन अभी मैंने जस्ट चर्चा करनी शुरू की है टुवर्ड्स पोटेंशियोमीटर। ऐसा क्या होता है मैं अभी डिस्कशन में दे दूंगा आपको कि ऐसा क्या है जिसकी वजह से हम पोटेंशियोमीटर का यूज करने लग गए। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये आपको एक और मदद करता है। ये क्या मदद करता है, आप दो सेल हैं उनके इंटरनल रेजिस्टेंस में कंपैरिजन करना चाहते हो, है ना। कंपैरिजन बिटवीन ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। ठीक है, यानी ये दो सेल के ईएमएफ को कंपेयर करने में भी मदद करता है। ठीक है, ये दो सेल के ईएमएफ को कंपेयर करने में मदद करता है। इसके अलावा उनके इंटरनल रेजिस्टेंस को भी कंपेयर करने में हेल्प करेगा। ठीक है, अगर मैं इसको, ये एक्यूरेट क्यों है, अगर आपसे पूछा जाए सर ये एक्यूरेट क्यों है, तो इसका बहुत अच्छा आंसर दोगे, बहुत मीनिंगफुल आंसर दोगे कि पोटेंशियोमीटर measure EMF
और पोटेंशियल डिफरेंस विदाउट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। मतलब ये ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करके आपको दे देगा। बड़े धीरे धीरे से देखना है भैया, आप इसको स्पीड डबल कर लेना चाहो तो, है ना। अगर स्लो लगना लग जाए तो उसको 1.5 गुना 2 गुना आपके पास ऑप्शन होता है यूट्यूब में, उसको अब करके देख लेना, ठीक है। लेकिन आपको पता है मुझे इस टॉपिक को बहुत धीरे धीरे करके बताना पड़ेगा, तभी आपको ये बातें समझ में भी आएंगी। तो पोटेंशियोमीटर मींस मेजर ईएमएफ पोटेंशियल ड्रॉप विदाउट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। मतलब ये खुद से इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देता है ना, ठीक है। या फिर बहुत अच्छा आंसर और भी, विदाउट विदड्रॉइंग द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द मेन सर्किट, थ्रू द मेन सर्किट। यानी मेन सर्किट से ये इलेक्ट्रिक करंट को विड्रॉ किए बिना, मेन सर्किट से विड्रॉ किए बिना ये वोल्टेज और या पोटेंशियल डिफरेंस या फिर ईएमएफ मेजर करके देगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। अभी मैं जब इसको कंस्ट्रक्ट कर रहा हूंगा या फिर मैं इसके इलेक्ट्रिक सर्किट को जब एक्सप्लेन कर रहा हूंगा, उस समय इस बात का बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। अभी तक आपको याद होगा कि अगर मैं वोल्ट मीटर की बात करता था, याद करो एक रेजिस्टेंस, ये एक रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस मुझे पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना है या फिर कैलकुलेट करना है, तो भैया यहां पे एक वोल्ट मीटर लगा देते थे। तो इलेक्ट्रिक करंट आई आ रहा था, इससे पास होने वाला करंट I1, तो इससे पास होने वाला करंट I माइनस ऑफ I1, इसका मतलब कुछ करंट वोल्ट मीटर से होके गुजर गया। तो इसका मतलब जो मेन सर्किट में करंट आई था उसमें कमी, और मेन सर्किट में करंट में अगर कमी है तो भैया ये मेजर करके भी क्या देगा, यानी V इज इक्वल टू ये I1R मेजर करके देगा, ना कि V इज इक्वल टू I1IR, ये मेजर करके देगा। ये तो बात समझ आई ना कि भैया ये मेजर करके आपको क्या देगा, I1R मेजर करके देगा, भले ही उसने थोड़ा सा करंट अपने से पास होने दिया। तो उसके ऑपरेशन में यानी खुद वो ऑपरेट होने के लिए उसे क्या किया, कुछ करंट विड्रॉ किया, तब जाके वो मेजरमेंट दे पाया इसके अक्रॉस। क्लियर है। लेकिन पोटेंशियोमीटर ऐसा नहीं करता। तो पोटेंशियोमीटर को प्लीज समझो कि ये एक्यूरेट क्यों है। ये एक्यूरेट ये है इसलिए है क्योंकि ये अपने से करंट पास किए बिना मेजरमेंट करके आपको दे देता है, ठीक है। अब मैं इसके सर्किट डायग्राम की बात करूंगा आपसे। सर्किट डायग्राम प्लीज आप बड़े अच्छे से आप इसको समझें। इसके सर्किट डायग्राम को अगर आप देखें तो देखो कैसे बनाया जाता है ना। कोई मुश्किल बात नहीं है, बड़ी आसान सी बात है, आसानी से आप इस बात को सीख जाओगे, कोई मुश्किल बात नहीं है ये, ठीक है। अब सर्किट डायग्राम कैसा बनता है, सबसे पहले सर्किट डायग्राम में एक मेन सर्किट यानी पोटेंशियोमीटर का एक खुद का सर्किट होता है, खुद का एक सर्किट जिसको हम मेन सर्किट कहते हैं। मेन सर्किट ये है मेन सर्किट। ये एक मेन सर्किट है, ठीक है। और ये जो एंड है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में एक वायर का होना, ठीक है। एक वायर, जिसकी लेंथ है L। जिसकी लेंथ कितनी है, L। प्लीज ध्यान से देखना, ये सर्किट है, ये ऑलरेडी एक फ्लैट बोर्ड में या फिर आप बोल सकते हो लकड़ी के एक टुकड़े पे ऐसा बना हुआ था पहले से, ठीक है। और आप इसमें स्विच भी बना सकते हो, ठीक है। ये स्विच बना सकते हो, ये स्विच R है, S है, ये लोड रेजिस्टेंस RL, इस सेल का EMF E, और ये L लेंथ जिसका रेजिस्टेंस है रेजिस्टेंस R, इस लेंथ का रेजिस्टेंस R है। और ये जो लेंथ है ना, लेंथ ऑफ द वायर, ये 5 to 10 मीटर तक हो सकता है। जैसे आपको याद होगा जब मीटर ब्रिज की बात करते थे तो इसकी लेंथ फिक्स थी, इसकी लेंथ कितनी थी, इसकी लेंथ 1 मीटर थी। लेकिन अब आपके पास क्या हो सकता है, इसकी लेंथ 5 to 10 मीटर हो सकती है, ठीक है। 5 to 10 मीटर। वैसे मैं आपको बता देना चाहता हूं, इतनी जगह में इस टाइप से, इतनी जगह में ये 10 मीटर
अरेंज नहीं किया जा सकता है। अगर आप फ्रेड बोर्ड पे इस तार को 10 मीटर देखें तो ये इस टाइप से 10 मीटर नहीं, ये आपके पास नंबर ऑफ साइकिल्स में होता है ना, कई साइकिल्स में, ठीक है। ओके, अब एक बात बताओ कि अगर मैं इस सर्किट की बात करूं, इसको बोलते हैं, आपको पता है, प्राइमरी सर्किट। इसको क्या कहते हैं? प्राइमरी सर्किट। ये पोटेंशियोमीटर का एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इंपॉर्टेंट पार्ट, एक इंपॉर्टेंट सेक्शन, ठीक है। अब अगर मैं स्विच ऑन करूं तो स्विच ऑन करने पे क्या होगा? स्विच ऑन करने पे आपको पता है इस सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने लग जाएगा। मान लेते हैं आई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने लग गया। अगर इसका रेजिस्टेंस आर है तो मैं इसके लिए लूप रूल यूज कर लेता हूं। लूप रूल, मैंने बोला था साइन कन्वेंशन, प्लस साइन के साथ करंट एंटर करता है, नेगेटिव साइन के साथ निकलता है, प्लस साइन के साथ एंटर करता है, नेगेटिव साइन निकलता है। तो ई प्लस में माइनस आई कैपिटल आर माइनस आई आर एल इज इक्वल टू 0। तो यहां से आई इज इक्वल टू मिलेगा ई अपॉन आर प्लस ऑफ आर एल। मतलब सर्किट में इतना करंट फ्लो करने लग जाएगा। तो मुझे बताओ ये सर्किट के किस पर्टिकुलर पार्ट, यानी पोटेंशियोमीटर में ऑलरेडी एक बैटरी लगी हुई है, उसकी वजह से प्राइमरी सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। प्राइमरी सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है। इसको यहां से हटा देते हैं, इसकी कैलकुलेशन यहां पे कर लेते हैं, क्योंकि मुझे यहां पे कुछ सर्किट और ड्रॉ करना है। तो दैट इज ई माइनस ऑफ आई आर एल माइनस ऑफ आई आर, दैट इज इक्वल टू 0। तो आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर एल प्लस ऑफ आर, ठीक है। क्लियर? डन। इतना करंट सर्किट में फ्लो करेगा। क्लियर है? डन। अच्छा एक बात बताओगे आप लोग, मैं अगर इस लेंथ को, ये जो एल लेंथ है, ये एल लेंथ है, क्लियर। अगर मैं पॉइंट ये ए ले लूं और मैं ये पॉइंट बी ले लूं, ठीक है, ये मेरे पास स्मॉल ए पॉइंट है, ये स्मॉल बी पॉइंट है, ये स्मॉल सी पॉइंट है, ये स्मॉल डी पॉइंट है। इस टाइप से ये जो लेंथ है ये डिवाइडेड है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो इसका मतलब बैटरी ने, अगर मैं बैटरी की बात करूं, सेल की बात करूं, तो क्या सेल ने इस हिस्से पे काम किया होगा, वर्क डन किया होगा, हाँ या ना? अरे बोलो ना यार, इस हिस्से पे काम किया होगा कि नहीं? यानी इस हिस्से पे क्या पोटेंशियल ड्रॉप, लाइक इस पॉइंट का अगर पोटेंशियल ड्रॉप VA है, इस पॉइंट का पोटेंशियल ड्रॉप V स्मॉल a है, तो हाउ मच वर्क इज टू बी डन, हाउ मच वर्क इज टू बी डन बिटवीन पॉइंट A एंड B? यानी मैं एक पॉइंट यहां पे लिख रहा हूं, हाउ मच वर्क इज टू बी डन, वर्क इज टू बी डन to move the charge, to move the unit charge from A to A. That should be equal to potential difference between them. That is equal to V capital A minus V small a. ये तो बात समझते हो ना आप, है ना? अगर मैं पूछूं इन दोनों के बीच में चार्ज को यहां से यहां तक ले जाने में, यहां से यहां तक ले जाने में कितना काम करना पड़ा, तो आपके पास ये है, ठीक है। क्लियर? डन? क्लियर है? आपको पता है चार्ज को यहां से यहां तक ले जाने में कितना काम करना पड़ा, VA माइनस ऑफ VB, यहां से यहां तक कितना, VB माइनस ऑफ VC, यहां से यहां तक कितना, VC माइनस ऑफ VD, यहां से यहां तक कितना, दैट इज VA माइनस ऑफ VB। अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस ऑफ VB, एक यूनिट चार्ज को किया गया आप काम। आपको पता है चार्ज क्यों फ्लो कर रहा है, ये सब कुछ मैं आपको सर्किट एनालिसिस में सिखा चुका हूं। चार्ज यहां से यहां क्यों मूव कर रहा है, बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ये बात तो आपको बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। इस हिस्से में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है पर यूनिट लेंथ, द पोटेंशियल ड्रॉप, द पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ इज इक्विवेलेंट ऑफ potential difference per unit length, that is VA minus of VD upon L। इस हिस्से की लेंथ अगर मैं L मान लूं तो इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं इसे, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। इसे आप पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। क्लियर है? इस बात को समझ रहे हैं कि नहीं? मैंने बोला ना कि इस टर्म को क्या यूज करता है, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। क्योंकि मुझे कैलकुलेशन में कुछ ना कुछ इसके साथ करना है। अब एक बात ध्यान से देखो, अगर लोड रेजिस्टेंस 0 होता, RL 0 होता, तो I इज इक्वल टू क्या मिलता, I इज इक्वल टू मिलता E अपॉन R, ऐसा EMF अपॉन R, ठीक है। अगर मैं R की वैल्यू की बात करूं, इसके रेजिस्टेंस की बात करूं, तो आपको बहुत अच्छे से पता है रेजिस्टेंस इज इक्वल टू कितना होता है, रो L बाई
ए इन टर्म्स ऑफ लेंथ। बताओ, अगर मैं इस हिस्से की लेंथ की बात करता हूं, ये लेंथ L1 है, ये L1 है, या फिर L डैश मान लेते हैं, पूरी लेंथ कितनी है? L है। मेरे पास ये रिजल्ट क्या आएगा? I इज इक्वल टू E अपॉन R। R आपके पास कितना है? रो L अपॉन A। क्या इसमें E A अपॉन रो L लिख सकता हूं? हाँ बताओ, ये मैं टर्मिनोलॉजी यूज कर सकता हूं कि नहीं? लिख सकता हूं ना? मेरे पास रिजल्ट कुछ इस प्रकार से, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ लेंथ। अगर मैं रेजिस्टेंस को इन टर्म्स ऑफ लेंथ लिखना चाहता हूं, जो रेजिस्टेंस है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म मैंने मान लिया A, उसकी लेंथ को L मान लिया, तो क्या मैं रेजिस्टेंस की जगह रो L अपॉन A या फिर E इंटू A अपॉन रो L ऐसे लिख सकता हूं? क्लियर है ना? क्लियर है ना? तो ये मैं भी प्राइमरी सर्किट की बात करूं, मैं भी कुछ कोई कैलकुलेशन है, कोई मेजरमेंट पे गया ही नहीं हूं, मैं कोई भी मेजरमेंट पे नहीं गया हूं, ठीक है? क्लियर है ना आपको? ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है कि अगर मैं, चलो एक काम करते हैं, आई करंट था, ठीक है, इसको मैं कुछ ऐसे भी लिख सकता हूं कि E इज इक्वल टू आई रो L बाई A, ऐसे भी लिख सकता हूं। क्लियर है? E इज इक्वल टू आई रो L बाई A, मैं इस प्रकार से भी इसको लिख सकता हूं, या फिर मैं इसको ए लिख सकता हूं, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। यानी आप देखो, अगर सर्किट में करंट की बात करोगे तो I है, कांस्टेंट है, रो कांस्टेंट है, A कांस्टेंट है, तो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। जैसे जैसे लेंथ अगर बढ़ाओगे तो आपको पता है इस पे ड्रॉप होने वाला जो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ के, तो लेंथ के साथ रिलेट करता है, लेंथ के साथ इस टाइप से एसोसिएटेड है। क्लियर ना? ये है प्राइमरी सर्किट। प्लीज ध्यान से समझना कि प्राइमरी सर्किट में मैंने क्या बताया। प्राइमरी सर्किट में मैंने सिंपल सी बात की, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, इक्वेशन क्या बनेगी, सर्किट में करंट क्या होगा, करंट आर के टर्म्स में लिखना, एल के टर्म्स में लिखना कुछ इस टाइप से, या फिर ई को इस फर्दर इस टाइप से भी लिख सकते हैं। तो ये कैलकुलेशन है, ये तो एक बिल्कुल बेसिक सी कैलकुलेशन है, शायद आपको समझ भी आ गई होगी। ठीक है, डन। ये मैं प्राइमरी सर्किट की बात कर रहा हूं जो कि पोटेंशियोमीटर में ऑलरेडी एसोसिएटेड होता है। पोटेंशियोमीटर का ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। डन, चलो आगे चलते हैं। अब दूसरे पार्ट में क्या कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ द सेल। मुझे सेल के ईएमएफ में कंपैरिजन करना है। तो सबसे पहली बात, मैं एक सेल ले, मेरे पास दो सेल है। एक सेल आपके पास ये है जिसका ईएमएफ E1 है, और एक सेल आपके पास ये है जिसका ईएमएफ E2 है, दोनों पता नहीं है। यानी E1 और E2 जो है, E1 और E2 जो है वो है अननोन। प्लीज ध्यान से देखना, अननोन है। सर्किट फिर से बना लेते हैं। सर्किट मेरे पास क्या था, सर्किट मेरे पास प्राइमरी सर्किट, सबसे पहले ये प्राइमरी सर्किट जो कि आपको बनाना ही बनाना है। प्राइमरी सर्किट इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये प्राइमरी सर्किट, इसकी लेंथ है L। सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है I E, दिस इज R L। डन, क्लियर है ना? तो सर्किट में करंट यहां पे कैलकुलेट करें तो I इज इक्वल टू कितना मिलेगा, E अपॉन R प्लस ऑफ R L। इसका रेजिस्टेंस अगर कितना है, R। तो ठीक है, ये प्राइमरी सर्किट था। आपने क्या किया, इनमें से एक सेल को उठाया और एक सेल को कुछ ऐसे एसोसिएट कर दिया। ठीक है, और इसके साथ कनेक्ट कर दिया एक जॉकी। अब आपको पता है उस जॉकी को आपने यहां पे टच करा के देखा, यहां पे टच करा के देखा, यहां पे टच करा के देखा। A B C एक पॉइंट था, लेकिन आपने देखा कि जब A पॉइंट को टच कराया, जब आपने A पॉइंट को टच कराया तो इससे करंट पास कर रहा था। मतलब देयर इज द डिफ्लेक्शन इन G, यानी गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट का पास करना। जब B पे टच कराया तो देयर इज द डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। बट जब C पॉइंट को टच कराया तो C पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं था। अब C पॉइंट पे टच कराने पे C पॉइंट कितनी दूर है, इस एंड से वो कितनी दूर है, वो मान लेते हैं L1 दूर है। कितनी दूर है, L1। कितनी दूर है, L1। आपको पता है इस सर्किट में पास होने वाला करंट है, आपको पता है इस सर्किट में पास होने वाला करंट अगर 0 है तो इसका मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल इसके लिए क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, अब ये इक्वल कैसे हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटीज प्लीज ध्यान से देखो। सिंपल सी बात है, ये वाली बैटरी क्या इस रेजिस्टेंस के इस वाले लेंथ पे, इस पर्टिकुलर लेंथ पे काम कर रही होगी चार्ज को यहां से यहां तक ले जाने में, और सेम ये सेल भी उस पे काम कर रही होगी जिसका ईएमएफ E1 है, वो भी अननोन है। ठीक है, तो आपको पता है कि अगर मैं पूछूं कि द वर्क डन बाय द
द सेल बाय द प्राइमरी सेल ऑन दिस लेंथ, ठीक है, ऑन दिस लेंथ, तो मुझे बताओ क्या मुझे इस हिस्से का रेजिस्टेंस पता होना चाहिए जिसको मैं R1 नाम दे दूं? मुझे यहां से यहां तक के लेंथ का रेजिस्टेंस पता होना चाहिए। तो भाई एक बात बताओ, पूरा रेजिस्टेंस कितना? R इज इक्वल टू रो L बाई ए। मैं अगर उस हिस्से की बात करूं जिसका रेजिस्टेंस मान लेते हैं R1 है, रो लेंथ कितनी? L1 अपॉन ए। अगर इन टर्म्स ऑफ R कैलकुलेशन करना चाहता हूं तो सिंपल सी बात है, यहां पे मैं रो अपॉन ए की जगह, रो अपॉन ए की जगह R अपॉन L लिख सकता हूं, यानी L1 इंटू R अपॉन ए, यानी आपके पास R अपॉन ए ऑफ L1 आ जाएगा इस पर्टिकुलर पोर्शन का रेजिस्टेंस। क्लियर? अब सोचो कि इस वाले पर्टिकुलर पोर्शन का रेजिस्टेंस कितना है? इतना। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ना। तो भाई अगर मैं पूरे रेजिस्टेंस को यहां से लेके यहां तक के रेजिस्टेंस को कैपिटल R मान लूं, तो मुझे बताओ यहां से यहां तक रेजिस्टेंस कितना मानूंगा? इतना। तो मुझे बताओ इस पे ड्रॉप पोटेंशियल क्या है? ये सेल यानी प्राइमरी सेल उस पे कितना काम कर रही है? V इज इक्वल टू होता है आई आर। आई कितना है? E अपॉन आर प्लस ऑफ आर एल। इतना करंट फ्लो कर रहा था, और आपको पता है उस हिस्से का रेजिस्टेंस कितना है? दैट इज R अपॉन ए ऑफ L1। मुझे बताओ क्या ये V के बराबर है? द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस लेंथ, यहां से लेके यहां तक इस प्राइमरी सेल ने कितना काम किया? यहां से यहां तक कितना काम किया? दैट इज इक्वल टू दिस। पूरा कितना काम किया? E। भाई अगर मैं पूछूं इस हिस्से पे कितना काम किया, पूरे पे काम कितना किया, तो V इज इक्वल टू आई आर, सिंपल आई आर। लेकिन आपको पता है इस हिस्से का रेजिस्टेंस कितना है? R1। तो R1 की वैल्यू किसके टर्म्स में लिख लिया आपने? R1 की वैल्यू इस टर्म्स में, ठीक है। तो क्या यही जितना काम इस सेल ने इस हिस्से पे किया यहां से लेके यहां तक, क्या ये सेल ने भी उतना ही काम किया होगा? है ना, तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ? 0। तो क्या ये V जो है वो E1 के बराबर है? जब आपको बैलेंस पॉइंट कहां पे मिल रहा है? L1 पे। यानी जब बैलेंस पॉइंट आपको L1 पे मिल रहा है तो उस केस में E1 कितना है? इतना है। अगर मैं यही कैलकुलेशन दूसरी सेल के लिए करने जाता, प्लीज आप थोड़ा सा यहां पे और चेंजेस कर लो। चेंज थोड़ा सा और है, और अब आपने जो सेल लगाई है जिसको आप कंपेयर करना चाहते हो, इसका नाम स्विच 1 है, ये स्विच 2 है। तो आपको पता है स्विच 1 के लिए आपने जब स्विच 1 ऑन करके आपने बैलेंस पॉइंट अचीव किया तो L1 पे मिला। अगर स्विच 1 ऑफ करके हम स्विच 2 ऑन करके बैलेंस पॉइंट अचीव करोगे तो आपको पता है दूसरी सेल के लिए E2 कितना मिलेगा? E अपॉन आर प्लस ऑफ आर एल एंड R अपॉन ए L2। आपको पता है वो बैलेंस पॉइंट मुझे किसी और पॉइंट पे मिलेगा, लाइक मान लेते हैं वो बैलेंस पॉइंट मुझे C डैश पे मिला, तो सिंपल सी बात, वो लेंथ कितनी? L2। तो E1 और E2 की वैल्यू आ गई। E1 और E2 की वैल्यू जब ये आ गई तो यहां पे मैं E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं? डिवाइड कर दो, दैट इज E अपॉन R प्लस ऑफ आर एल ब्रैकेट R अपॉन ए ऑफ L1 डिवाइडेड बाई E अपॉन R प्लस ऑफ आर एल ब्रैकेट R अपॉन ए ऑफ L2। ये सारा कैंसिल, दैट इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। तो आपको ध्यान में रखना होगा दो सेल के EMF मुझे कंपैरिजन करने हैं। तो पहला बैलेंस पॉइंट मैंने L1 पे अचीव किया, दूसरा बैलेंस पॉइंट मैंने L2 पे अचीव किया। जब मैंने बैलेंस पॉइंट अचीव कर लिए तो सिंपल सी बात, मैंने उससे रेशियो भी फाइंड आउट किया। तो आपको पता है कि जब कभी मुझे अननोन सेल का EMF मेजर करना हुआ करेगा तो उस केस में मैं इस प्रकार से कैलकुलेशन करूंगा। तो प्लीज प्राइमरी सर्किट को अगर आप अच्छे समझते हैं, प्राइमरी सर्किट से सर्किट में करंट देख लो, करंट तो उतना ही रहेगा। फिर सेकेंडरी सर्किट से आप उसका बैलेंस पॉइंट अचीव करो। व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट यहां पे यूज हो रहा है, मीटर ब्रिज का कॉन्सेप्ट ही यहां पे यूज हो रहा है। इसके अलावा इस डिवाइस का एक रोल और है, और वो है कंपैरिजन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले मैं किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना सीखूंगा। अगर मैं किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने सीखूंगा, एक बात और ध्यान से देखो, सेकेंडरी सर्किट को जब मैं कैलकुलेशन, जिसकी कैलकुलेशन मैं कर रहा था, क्या उसके करंट को इसने विड्रॉ किया? इसके करंट में कोई चेंजेस आए? तो आपको पता है सेकेंडरी सर्किट के करंट को विड्रॉ नहीं किया, फिर भी वो मेजरमेंट करके दे पा रहा है। ठीक है, डन। ऐसे ही मैं ये करूंगा रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। फिर से क्या बना देते हैं? प्राइमरी सर्किट। देखना ध्यान से, ये मैंने एक प्राइमरी सर्किट बना दिया। ठीक है, ये एक प्राइमरी सर्किट। ठीक है,
ठीक है। तो मैंने क्या बोला, प्राइमरी सर्किट बना लो। प्राइमरी सर्किट कैसे बनाओगे, वही एक कॉमन सा रूटीन फॉलो करना है आपने। ये सर्किट का जो ये, अगर मैं गैल्वेनोमीटर की, सॉरी पोटेंशियोमीटर की बात करूं, तो ये प्राइमरी सर्किट है और ये गैल्वेनोमीटर में लगा ही होता है, ये फिक्स है, मतलब इसमें कोई चेंजेस आप नहीं करोगे, ठीक है। इसका ईएमएफ ई है, आइडियल सेल माना है, ये लोड रेजिस्टेंस है, इस वाली लेंथ का रेजिस्टेंस आर है, इसकी लेंथ एल है, इतनी सी बात, ठीक है। ये प्राइमरी सर्किट। जिस सेल का मुझे इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, मैं क्या करूंगा, उस सेल को लूंगा, यहां पर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर मान लेते हैं, जिसको मुझे कैलकुलेट करना है। यहां पे लगाया गैल्वेनोमीटर और मैंने यहां पे लगी जॉकी, ठीक है। ये सर्किट, इसका ईएमएफ है ई। आपने क्या किया, एक काम और कर लो, यहां पे क्या करो, यहां पे एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी लगा दो आर। क्यों लगाओगे, इसका भी पता चल जाएगा आपको, ठीक है। स्टेप्स, ठीक है, स्टेप्स प्लीज ध्यान से देखना। ये आपने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर लगा दिया जो कि नोन है, प्लीज देखना ध्यान से। मुझे इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर कैलकुलेट करना है, ई मुझे कैलकुलेट करना ऑलरेडी आता है। ये सर्किट है, तो ये प्राइमरी सर्किट और ये सेकेंडरी सर्किट है, ठीक है। आपको पता है कि अगर मैं पहली सिचुएशन देखूं, यहां पे एक मैं स्विच लगा देता हूं, तो पहले स्विच ओपन है। स्विच क्या है, जो स्विच है वो ओपन है, ओपन स्विच है। अगर स्विच ओपन है तो उस केस में क्या है, उस केस में आपको बैलेंस पॉइंट यहां पे मिलता है, दैट इज इक्वल टू L1, यानी बैलेंस पॉइंट L1 पे मिलता है। और बैलेंस पॉइंट L1 पे मिलने का मतलब क्या है कि ई जैसे ध्यान से देखो, आपको पता है कि पहले बैलेंस पॉइंट कहां मिलता है, पहले बैलेंस पॉइंट L1 पे मिलता है। जब बैलेंस पॉइंट L1 पे मिलता है, उस टाइम आपको पता है इससे सर्किट से करंट तो पास हो नहीं रहा, तो मैं रेजिस्टेंस की तो बात नहीं करूंगा। तब तक सेल कैसे बिहेव करेगी, आइडियल सेल जैसे। तो E इज इक्वल टू कितना है, अभी हम कैलकुलेट करके जान चुके हैं, E1 कितना है, E1 है E अपॉन R प्लस ऑफ RL और ब्रैकेट कितना R L1 अपॉन L। ये हम कैलकुलेशन कर चुके हैं, अभी देखो कुछ देर पहले कैलकुलेशन कर रखी है मैंने, है ना। E1 इज इक्वल टू दिस है, ठीक है, क्लियर है। R अपॉन A कितना, यस मैंने यहां पे एक मिस्टेक कर दिया, प्लीज इसको थोड़ा सा देख लो, थोड़ा सा कैलकुलेशन यहां पे मैंने ली नहीं। R1 इज इक्वल टू रो L1 बाई A है ना, तो रो अपॉन ए की वजह R अपॉन L लिखा जाएगा ना, R अपॉन L, ये मैंने यहां पे A लिख दिया था, ठीक है। तो R अपॉन L ये लिखा जाएगा, ठीक है। प्लीज थोड़ा सा रेक्टिफाई कर देंगे, कोई मुश्किल बात नहीं। आप शायद समझ गए होंगे कि मैंने इन दोनों इक्वेशन से, फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन से R1 की वैल्यू कैलकुलेट की है, ठीक है। तो मेरे पास ये रिजल्ट है, यानी जब स्विच ओपन था और जब स्विच ऑन है, तो जब स्विच ऑन है तो आपको पता है इस सर्किट में करंट फ्लो कर गया, तो आपको पता है बैटरी के बारे में पढ़ा चुका हूं, क्या आएगा, इस सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है, इस सर्किट में मान लेते हैं I डैश करंट फ्लो कर रहा है, तो मैं इक्वेशन क्या लिखूंगा, E माइनस ऑफ I कैपिटल R माइनस ऑफ I स्मॉल r, इसको R डैश मानो, प्लीज R डैश मानो, क्योंकि मैंने R ऑलरेडी मान रखा है, R डैश माइनस ऑफ I स्मॉल r, ठीक है। मेरे पास इस केस में क्या होगा, E माइनस ऑफ I स्मॉल r दैट इज इक्वल टू I R डैश, होगा कि नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई अब ये जो सेल है, ये सेल कुछ और काम करेगी। पहले कितना काम कर रही थी, ई वर्क कर रही थी, अपने ईएमएफ के बराबर काम कर रही थी, लेकिन अब आपको पता है क्या वो कितना काम कर सकती है, दैट इज ई माइनस ऑफ आई आर। वो सेल अब इस पे कितना काम करेगी, दैट इज आई आर डैश, और खुद कितना काम कर सकती है, दैट शुड बी इक्वल टू ई माइनस ऑफ आई आर। तो इसका मतलब वो उस पे उतना ही काम, तो आपको पता है बैलेंस पॉइंट जो है, बैलेंस पॉइंट जो है वो should be at L2। मुझे बैलेंस पॉइंट अब L2 पे मिला। अब जब बैलेंस पॉइंट L2 पे मिला तो क्या होगा कि the work done by this particular source section, मतलब ये पहले L1 था, मुझे बैलेंस पॉइंट, ये 100% बैलेंस पॉइंट उससे कम पे मिलेगा, यहां पे ये डिस्टेंस L2 है, और जब बैलेंस पॉइंट यहां पे मिला
तो द वर्क डन बाय द सेल दैट इज इक्वल टू ई माइनस ऑफ आई आर, E1 minus of IR, IR, E1 minus of IR, that should be equal to work done by the cell on this particular portion that have a value is E upon R plus of RL bracket RL2 upon L, ये बराबर होगा. क्लियर? ठीक है. E1 की वैल्यू आपके पास कितनी है? E1 की वैल्यू मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली थी. E1 की वैल्यू आपके पास कितनी है? दैट इज इक्वल टू E upon R plus of RL bracket RL1 upon L minus of I small r that is equal to E upon R plus of RL bracket, ये I dash एक्चुअली I dash, ठीक है, नॉट I, या फिर I मान लो, सर्किट में मैंने I मान रखा है तो ठीक है. E upon R that is equal to R L2 upon L. मुझे बता इस इक्वेशन से, ये जो इक्वेशन है, क्या यहां से स्मॉल r कैलकुलेट करके आप दे दोगे? ठीक है, ये स्मॉल r की कैलकुलेशन यहां से होके आ जाएगी. डन. तो आप एक बात नोटिस करके देखो कि मैंने यहां पे अगर आप इसको E भी मान लेते, E डैश E1 मान लेते, तो मेरे पास ये कैलकुलेशन E1 और E के टर्म्स में आ जाती. या फिर अगर मैं लेंथ के टर्म्स में करना चाहता हूं, लेंथ के टर्म्स में यहां पे मेरे पास ये कैलकुलेशन आ जाएंगे. चलो एक काम कर लेते हैं, I स्मॉल r इज इक्वल टू निकालते हैं. I स्मॉल r इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस ऑफ RL RL1 upon L minus of E upon R plus of RL bracket RL2 upon L. ऐसे लिख सकते हैं. मेरे पास यहां पे कॉमन क्या है? E upon R plus of RL bracket R upon L कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा? That is L1 minus of L2 that should be equal to I small r. ठीक है, यहां से स्मॉल r की वैल्यू फर्दर और कैलकुलेट कर लो. स्मॉल r इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा? E upon R plus of RL R upon L that is equal to L1 minus of L2. ये आपके पास है. यानी मैं कहूंगा ये वैल्यू कांस्टेंट है, अपॉन में I भी है, अपॉन में I भी है. ये वैल्यू कांस्टेंट है. अगर कांस्टेंट है तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? L1 माइनस ऑफ L2. यानी पहले बैलेंस पॉइंट आपको L1 मिलता है, दूसरा बैलेंस पॉइंट आपको L2 मिलता है, तो उस केस में आप L1 माइनस ऑफ L2 कैलकुलेट करके इंटरनल रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हो. क्लियर है ना? ठीक है. तो यहां पे आप देख पा रहे हो कि यार आप इंटरनल रेजिस्टेंस भी कंपेयर कर पा रहे हो, ईएमएफ भी कंपेयर कर पा रहे हो. ठीक है, अगर मुझे किसी दूसरी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना होता तो बस केवल यहां पे L2 की जगह वैल्यू बदल जाती. तो रेजिस्टेंस जो है वो बैलेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में आप कैलकुलेशन में ले सकते हो. डन है ना? क्लियर है? तो ये आप कैलकुलेशन करो. जैसे मैंने बोला ना कि ये वाली कैलकुलेशन के बाद यहाँ पे आप इन करते हो और ये फर्दर यहाँ पे जाके सॉल्व हो जाती है. तो मुझे लगता है कि आपको ये वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए, केवल ये वाला फॉर्मूला. ये फॉर्मूला जो है, ठीक है, दिस इज रेजिस्टेंस मेजरमेंट. तो आपको पता है ईएमएफ का कंपैरिजन, ईएमएफ का मेजरमेंट, रेजिस्टेंस का कंपैरिजन, रेजिस्टेंस का मेजरमेंट, ये आप कैलकुलेशन कर पाओगे. तो इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. किसमें? पोटेंशियोमीटर में. तो पोटेंशियोमीटर को लेकर जो बेसिक डिस्कशन थे वो मैं आपसे कर चुका हूं. बेसिक सी कैलकुलेशन, बेसिक से मेजरमेंट, आप यहां पे इस चीज को कर सकते हो. कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को करने की कोशिश करते हैं कि यार किस प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने आता है. प्लीज देखो क्वेश्चन, ये देखो, है ना, ये क्वेश्चन देखो. क्वेश्चन क्या है? लिखा है इन पोटेंशियोमीटर अ बैलेंस पॉइंट इज ऑब्टेन्ड व्हेन, मतलब बैलेंस पॉइंट कब आप प्राप्त करते हैं. अब बैलेंस पॉइंट कब प्राप्त करते हैं? अभी थ्योरेटिकल हम डिस्कस कर चुके हैं. बैलेंस पॉइंट आप अचीव तब कर सकते हैं जब एक सेल का ईएमएफ यानी द वर्क डन बाय द सेल ऑन अ पर्टिकुलर पोर्शन दैट शुड बिल्कुल वर्क डन बाय द प्राइमरी सेल ने जिस इतने हिस्से पे जितना काम किया, अगर जिस सेल के लिए मेजरमेंट करना चाहते हो वो भी बराबर काम करे, तो आपको पता है वो तब बैलेंस पॉइंट आपको अचीव होता है. द ईएमएफ ऑफ द बैटरी बिकम्स इक्वल टू द ईएमएफ ऑफ द एक्सपेरिमेंटल सेल, मतलब ईएमएफ बराबर होने चाहिए. दूसरा पॉइंट, द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द वायर बिटवीन द पॉजिटिव एंड ऑफ बैटरी टू जॉकी बिकम्स इक्वल टू द ईएमएफ ऑफ द एक्सपेरिमेंटल सेल. ये बात सही है क्या? कि the potential difference by the battery on this particular section that should be equal to the EMF of the cell. तो उस केस में क्या होगा? आपको बैलेंस पॉइंट अचीव हो जाएगा. तो यहां पे क्या ऑप्शन बनेगा? दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा.
अभी हमने इस पे डिस्कशन किया, एनसीईआरटी इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी लिख रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है? इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ पोटेंशियोमीटर एट बैलेंस पॉइंट देयर इज नो करंट इन द मेन सर्किट, गैल्वेनोमीटर सर्किट, पोटेंशियोमीटर सर्किट और बोथ मेन एंड गैल्वेनोमीटर सर्किट। तो आपको पता है मेन सर्किट में तो करंट होता ही है, I इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस ऑफ RL, ये तो हमेशा सर्किट में करंट फ्लो कर रहा होता है। लेकिन गैल्वेनोमीटर बैलेंस पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर वाले पार्ट में करंट फ्लो नहीं कर रहा होता है, क्योंकि EMF of the unknown cell, EMF of the unknown cell that should be equal to potential difference या potential drop at particular section, at particular section that should be equal to this. So E unknown that is equal to I R dash. I कितना है? E अपॉन R प्लस ऑफ RL, और R डैश आपके पास कितना है? R डैश आपके पास कितना था? R L 1 अपॉन L। ये तो आपको पता है गैल्वेनोमीटर वाले पार्ट में सर्किट में करंट फ्लो नहीं करता है, तो यहां पे बी ऑप्शन आपके पास करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो क्वेश्चन लिखा है सेंसिटिविटी ऑफ द पोटेंशियोमीटर कैन बी इंक्रीज्ड बाय। अब आपको पता है सेंसिटिविटी इंक्रीज करने का मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है, क्लियर? पोटेंशियल ग्रेडियंट। आपको मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि जो मेजरमेंट है वो ध्यान से देखो, L के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आपने EMF मेजर करके दिया, ठीक है, तो EMF आपके पास क्या है? EMF दैट शुड बी इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1, ठीक है। आपको पता है कि लेंथ जितना ज्यादा होगा, है ना, लेंथ जितना ज्यादा होगा, सिंपल सी बात, अगर आप इसकी लेंथ को कम रखते तो बैलेंस पॉइंट आपको पता है उस पोजीशन पे भी मिल सकता है जिस पोजीशन पे आप जब कैलकुलेशन करने जाएं, यानी जो स्केल का यूज करें वो स्केल उसका करेक्ट मेजरमेंट ना कर पाए। लेकिन लेंथ जितनी ज्यादा होगी तो आपको पता है स्केलिंग आपके लिए उस हिस्से की आसान हो जाएगी। तो जिस पर्टिकुलर पोर्शन के लिए आप मेजरमेंट करने जा रहे हो उसकी स्केलिंग करनी आसान कब होती है? जब वायर की लेंथ ज्यादा हो। वायर की लेंथ ज्यादा होगी तो उस केस में आपके लिए उस पर्टिकुलर पोर्शन को स्केल करना आसान होगा, उस पर्टिकुलर पोर्शन को मेजर करना आसान होगा। तो यहां पे लेंथ जो है, तो इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर की लेंथ को इंक्रीज करके आप उसकी सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर सकते हो, बेहतर मेजरमेंट करके ला सकते हो, ठीक है। और क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैंने बोला ना कि इस क्वेश्चन को मैं सर्किट एनालिसिस से ही सॉल्व करूंगा। देखो एक तरीका है डायरेक्ट फॉर्मूला में वैल्यू प्लेस करो, आंसर निकल के आएगा। द करंट इन अ प्राइमरी सर्किट इन अ पोटेंशियोमीटर ऑफ वायर इज दिस, यानी I इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस ऑफ RL की वैल्यू दे रखी है, दैट इज 0.5 एम्पियर दे रखी है ना। रो फॉर द वायर इज 4 इंटू 10⁻⁻⁷ ओम मीटर। यार ये वैल्यू जो है वो वैल्यूज मुझे दिख नहीं रही हैं, तो कैलकुलेट करने में मुझे थोड़ी सी मुश्किलात होने वाली है। वैसे मैं आपको बता देना चाहता हूं ये 4 इंटू 10⁻⁷ है, छोटा छोटा सा लिखा है, दिख रहा है थोड़ा सा। यहां पे ये 4 इंटू 10⁻⁷ लिखा है, ये लिखा हुआ है 8 इंटू 10⁻⁸, ये मीटर स्क्वायर लिखा हुआ है। तो आपको पता है वैल्यूज, आप थोड़ा सा ध्यान रखो। द पोटेंशियोमीटर वायर इज दिस, रो फॉर द वायर, यानी जिस वायर की बात की जा रही है उसकी रजिस्टिविटी जो है वो कितनी है? 4 इंटू 10⁻⁷ ओम मीटर। एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ द वायर कितना है? दैट इज इक्वल टू 8 इंटू 10⁻⁸ मीटर स्क्वायर। द पोटेंशियल ग्रेडियंट इन द वायर वुड बी, अब पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है? पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है? दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, है ना। दैट इज इक्वल टू कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, क्लियर। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? दैट इज इक्वल टू I R उस वायर के लिए। अगर उस वायर का रेजिस्टेंस R मान लिया जाए, उसमें सब फ्लो होने वाला करंट I है, तो दैट इज इक्वल टू L। तो I R की वैल्यू क्या होती है? रो L अपॉन A अपॉन L, L से L कैंसिल, यानी I इंटू रो अपॉन A। वैल्यू प्लेस कर दो, I की वैल्यू कितनी है? 0.5। रो की वैल्यू कितनी है? रो की वैल्यू है 4 इंटू 10⁻⁷, और वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? 8 इंटू 10⁻⁸। इसके अकॉर्डिंग अगर मैं कैलकुलेशन करूं तो, ठीक है, क्लियर है? सॉल्व करो, 5 चौक को 20, यानी 2
दो चार यानी 1/4 इंटू 10⁻⁻⁻, ऊपर चला जाएगा 10/4, दैट इज इक्वल टू 2.5 वोल्ट पर मीटर इज अ राइट आंसर, 2.5 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, लेकिन ऐसा कोई कैलकुलेशन दिख नहीं रहा है ना। 4 2 8, 1/2 दैट इज 4, 10⁻⁸ ऊपर जाएगा तो प्लस में, तो 10/4 दैट इज इक्वल टू 2.5 वोल्ट पर मीटर। अब मेरे पास 2.5 वोल्ट पर मीटर कोई आंसर मिल रहा है? नहीं, यहां पे 25 वोल्ट पर मीटर मिल रहा है, 25 वोल्ट पर मीटर मिल रहा है, 1 वोल्ट पर मीटर मिल रहा है, 2.5 वोल्ट पर मीटर मिल रहा है, 25 मिली वोल्ट पर मीटर मिल रहा है ना। तो मेरे पास यहां पे रिजल्ट ये होगा। ठीक है, मुझे उससे कोई मैच करते, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं वैल्यू डिफरेंस है, उसको आप एक बार चेक कर लें और उसके अकॉर्डिंग मैंने आंसर बना के दे दिया। तो मैंने ये आंसर किसके लिए कैलकुलेट करके दिया? इन वैल्यूज के लिए कैलकुलेट करके दिया, पोटेंशियल ग्रेडियंट को लेकर। नेक्स्ट प्रश्न कुछ इस प्रकार है, लिखा है ए सेल व्हेन बैलेंस्ड विथ पोटेंशियोमीटर गिव ए बैलेंस लेंथ ऑफ 50 सेंटीमीटर, यानी आपको बैलेंस पॉइंट L1 कितना मिल जाता है? दैट इज 50 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू हाफ मीटर। ठीक है, 4.5 ohm external resistance is introduced in the circuit. Now it is the balance on 45 centimeter. The internal resistance of the cell is. ठीक है, यानी आपको पता है क्या, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R लगाया गया सेल के अक्रॉस, यानी आपके पास R कितना है? दैट इज 4.5 ohm। जब लगाया गया तो आपको न्यू बैलेंस पॉइंट क्या मिला है? न्यू बैलेंस पॉइंट आपको जो मिल रहा है दैट इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर। ठीक है, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इज। अब इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इज मैंने कैलकुलेट करना है। मैंने आपको याद होगा कि इंटरनल रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1 माइनस ऑफ L2, L1 माइनस ऑफ L2 याद होगा आपको, मैंने अभी कैलकुलेशन करके आपको दिया। देखो ये देखो, ये है ना, आपके पास बाहरी रेजिस्टेंस जो है, वो मैंने वो वैल्यू मुझे दे रखी है, यानी बेसिकली R डैश की वैल्यू दे रखी है, R डैश की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, क्लियर, R डैश की वैल्यू दे रखी है। अगर R डैश की वैल्यू दे रखी है तो उस केस से मुझे इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करके आप दो। तो पहले बैलेंस पॉइंट आपको क्या मिल रहा था? पहले बैलेंस पॉइंट कुछ और था। एक बात और देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या है। द सेल व्हेन बैलेंस्ड विद द पोटेंशियोमीटर गिव द बैलेंस लेंथ ऑफ 50 सेंटीमीटर, 4.5 ohm external resistance is introduced in the circuit. Now it is the balance on 45 centimeter, the internal resistance of the cell. ठीक है, अब इंटरनल रेजिस्टेंस मुझे यहां पे कैलकुलेट करना है। ओके, हाँ, तो क्या था कि मुझे बैलेंस पॉइंट अचीव करना था। तो आपको पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होता है। आपको पता है इसका फॉर्मूला फर्दर ऐसे भी लिखा जा सकता है, R एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R L1 अपॉन L2 माइनस 1, ये फॉर्मूला ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो R की वैल्यू कितनी है? 4.5, L1 कितना है? L1 आपके पास 50 है, ये कितना है? दैट इज इक्वल टू 45 माइनस ऑफ 1, फर्दर सॉल्व कर लो, 4.5 दैट इज 5/45, 5/45, 5 9 तो दैट इज इक्वल टू पॉइंट, यानी 4.5 अपॉन 9, 9 5 2 यानी 1/2 ओम, या फिर आप इसे 0.5 ओम भी आंसर में लिख सकते हैं। ठीक है, आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन को फॉलो करो और फर्दर इस रिलेशन को फॉलो करो, आपको पता चल जाएगा इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए आपको क्या फॉर्मूला याद रखना है? ये वाला। ठीक है, वैसे तो इसको मैंने इस टाइप से भी लिख के दिया था, देखो ध्यान से, इस टाइप से भी लिख के दिया था। ठीक है, क्लियर, लेकिन आपको पता है ये वाला जो पोर्शन है वो कांस्टेंट है, आई को आप कैपिटल आर के टर्म्स में लिख सकते हो, और अगर आई को कैपिटल आर के टर्म्स में लिखोगे तो वो चीज एलिमिनेट हो जाएगी, तो आप इसको डायरेक्ट फॉर्मूला भी यहां से लिख सकते हो। ठीक है, मेरे पास एक क्वेश्चन और भी है, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। लिखा है पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर इज कनेक्टेड इज सीरीज विथ 490 ओम रेजिस्टेंस एंड 2 वोल्ट बैटरी। ठीक है, if 0.2 volt per centimeter is the potential gradient then resistance of the potentiometer wire is। ये तो बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है। आपको पता है I इज इक्वल टू होता है सर्किट में E अपॉन R लोड प्लस रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। ठीक है, अब सर्किट में करंट कितना फ्लो कर रहा है ये मुझे नहीं पता, लिखा पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर, लेंथ मुझे दे रखी है, लेंथ दे रखी है, कनेक्टेड है सीरीज विथ 490 ओम, यानी लोड रेजिस्टेंस कितना दे रखा है? लोड रेजिस्टेंस 490 ओम दे रखा है, 2 वोल्ट की बैटरी यानी EMF दे रखा है, 0.2 वोल्ट। अगर मैं इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट देखूं तो पोटेंशियल ग्रेडियंट आपके पास कितना है? पोटेंशियल ग्रेडियंट जिसको आप V बाई एल कहते हैं, V बाई एल की वैल्यू दे रखी है 0.2 मिली वोल्ट, मिली का मतलब 10⁻⁻2
और पर सेंटीमीटर, यार एक काम करो, इसको मैं उसी यूनिट में बना रहने देता हूं, ठीक है। मिली, अगर मिली फॉर द 10⁻³ वोल्ट पर सेंटीमीटर, ठीक है। अगर मैं यही जी कैलकुलेशन मीटर के रिस्पेक्ट में करके दूं, 1 सेंटीमीटर के लिए इतने वोल्ट, तो अगर मैं 100 सेंटीमीटर के लिए कैलकुलेशन करता हूं तो मेरे पास यहां पे 0.2 कितना 0.2 इंटू 10⁻³ वोल्ट, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो, दैट इज 10⁻² मीटर। ये आपके पास कितना आ जाएगा 0.2 इंटू 10⁻⁻1 दैट इज इक्वल टू 0.02 वोल्ट पर मीटर। आप इसकी कैलकुलेशन कर लेते हो, बेसिक सी कैलकुलेशन आपने कर लिया। तो V/L की वैल्यू आपको गिवन है ना, तार के लिए। इसके अलावा देन रेजिस्टेंस ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर, वायर का रेजिस्टेंस आपको पता है R इज इक्वल टू क्या होता है, ρL/A। मुझे ये कुछ भी इंफॉर्म नहीं है, मुझे ये कुछ भी इंफॉर्म नहीं है, ठीक है। ना मुझे रो पता है, ना मुझे नहीं लेंथ मुझे पता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ना तो मुझे ρ/A दोनों वैल्यू पता नहीं है, ρ/A की वैल्यू नहीं पता, तो ρ/A की वैल्यू मुझे नहीं पता है, नहीं तो मैं कैलकुलेशन कर लेता, ठीक है। तो बताओ मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है। EMF गिवन है, RL गिवन है, R कैलकुलेट करना है, I गिवन नहीं है, लेंथ गिवन है पोटेंशियोमीटर वायर की। तो ये सब के कैलकुलेशन, सब मेजरमेंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट दे रखा है, V/L दे रखा है। तो मुझे बताओ इसको कहां पे कैसे एडजस्ट करूं, कहां पे कैसे वैल्यू प्लेस करूं जिससे इसके आंसर बनके तैयार हो जाएं। जल्दी से बताओ आप लोग, थोड़ा सा एफर्ट डालो। और मेरे पास ये एक फॉर्मूला ये और एक वैल्यू ये, इन वैल्यूज से मुझे कैलकुलेशन करके दो। कैसे करेंगे जल्दी बताओ। बताओ, है ना। तो बेसिक सी बात है यार, बिल्कुल छोटी सी कैलकुलेशन है। मुझे V/L की वैल्यू गिवन है, ठीक है। आप याद करो कि लेंथ मुझे कैलकुलेट करना है, तो मुझे क्या गिवन है, I गिवन नहीं है, E गिवन है, RL गिवन है, कितना है 490, और R कैलकुलेट करना है। तो यहां पे मुझे I और R की वैल्यू नहीं पता। इस केस में V/L है, V इज इक्वल टू IR होता है, तो IR अपॉन L दैट इज इक्वल टू दिस। तो IR इज इक्वल टू 0.02 इंटू L का मतलब 1 मीटर। तो यहां से मैं I की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं, I इज इक्वल टू 0.02 डिवाइडेड बाय R। अगर मैं ये I की वैल्यू यहां प्लेस कर दूं तो 0.02 अपॉन R दैट इज इक्वल टू 2 अपॉन 490 प्लस R, ये इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो 0.02 490 प्लस R दैट इज इक्वल टू 2R। 490 कैसे मल्टीप्लाई करूंगा मैं, तो 2 0, ठीक है। या फिर एक काम करो, डायरेक्ट कैलकुलेशन कर दो, ये और ये खत्म कर दो, तो 0.01 490 प्लस R, ठीक है। ये इसका साथ मल्टीप्लाई करोगे दैट इज आएगा 4.9 प्लस ऑफ 0.0 R 1 R दैट इज इक्वल टू R। तो 4.9 इज इक्वल टू R माइनस ऑफ 0.01 R, ठीक है, 0.01 R ऑफ R, ठीक है। 1 माइनस ऑफ 0.01 तो 1.00, ठीक है, माइनस 0.01 10 10 1 9 9 इज इक्वल टू दिस, यानी 0.99, दैट्स 0.99 ऑफ R, ठीक है, क्लियर। तो आपको पता है कि ये मेरे पास यहां पे R की कैलकुलेशन आई दैट इज 4.9 डिवाइडेड बाय 0.99, ठीक है, या फिर 49 अपॉन 9.9। अब ध्यान से देखो, ये लगभग 50 से ये लगभग 10 है, तो 5 के क्लोज वाला आंसर आप दे दो। 5 के क्लोज वाला आंसर आपके पास क्या बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ये बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से आप इसकी कैलकुलेशन कर लेते हो और देख पा रहे हो कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं पोटेंशियोमीटर में। अगर आप पोटेंशियोमीटर को थ्योरेटिकली अच्छे से इंटरप्रेट कर पाए तो ऑटोमेटिकली आप इस टॉपिक को भी बेहतर तरीके से क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाओगे और आपको किस टाइप से क्वेश्चन फ्रेम होता है ये भी आपको पता चल पाएगा। तो आज के सेशन में इतना, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और अधिक एनर्जी के साथ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, या फिर अगले टॉपिक पे जाना है देखना ना भूलिए नेक्स्ट लेक्चर। आज के लिए इतना, थैंक यू सो मच।